अ वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम टू मॉडर्न तक्षशिला। मैं शाहीन ज़रीन। आज हम लोग क्या कर देंगे, जो हम लोग CDS के क्वेश्चन पेपर का फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं, 30 क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग जो कर चुके हैं, उसके बाद जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो हम लोग कर रहे हैं। ये CDS क्वेश्चन पेपर के पार्ट 2 है। इसमें हम लोग आज जो बाकी बची हुई चीज़ें हैं वो सीखेंगे। आई होप आप लोगों ने पिछले वीडियो देख लिया होगा और उस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। सेम थिंग आज भी हम लोग यहाँ पे बहुत काफ़ी नई नई चीज़ें सीखेंगे, क्योंकि पिछले वीडियोस में जो क्वेश्चंस थे उस टाइप के क्वेश्चंस इसमें नहीं होंगे। इसमें दूसरे क्वेश्चंस होंगे। 120 क्वेश्चंस है, एक वीडियो में बनाना थोड़ा मुश्किल है। इनफैक्ट आप लोग भी इतने लंबे समय तक पूरे वीडियो नहीं देख पाएंगे, तो इसलिए मैंने सोचा कि पार्ट इसे करती हूँ, तो आप लोगों के लिए भी आसानी होगी और साथ में मुझे भी, ताकि दोनों ही सीख पाएंगे। मैं पढ़ाते पढ़ाते भी सीखूंगी और आप लोग पढ़ते पढ़ते भी सीखेंगे। आइए शुरू करते हैं। आज से हम लोग क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 जो है वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, पहले हम लोग देखते हैं टॉपिक क्या है। ये सिनोनिम्स है। CDS के यही बात अच्छी है कि वो लोग पार्ट पूरा करके देते हैं कि ये सिनोनिम्स है, ये एंटोनिम्स है, ये करेक्शन है, एरर है, सब कुछ अलग अलग से वो लोग देते हैं। ये अच्छी है। ये सिनोनिम्स है। सिनोनिम्स में इन लोगों ने डायरेक्शन क्या किया, अगेन मैं वही कहूँगी, मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था कि डायरेक्शन पढ़ना ना भूलें। आप लोग डायरेक्शन ज़रूर पढ़ लिया करें। हालांकि इससे पहले मॉक दिए हुए होंगे, एग्जाम्स भी हो सकता है कुछ बच्चों ने दिया हुआ होगा, लेकिन फिर भी पढ़ा करें, आदत अच्छी डाला करें। क्या डायरेक्शंस है यहाँ पे? ईच आइटम इन दिस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ अ सेंटेंस विथ एन अंडरलाइन वर्ड फॉलोड बाय 4 वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स. Select the option that is nearest in meaning to the underlined word and mark your response on the answer sheet accordingly. कह रहे हैं कि हर आइटम में, मीन्स हर क्वेश्चंस में एक अंडरलाइन वर्ड होगा। वो या तो फुल सेंटेंस भी हो सकता है या फिर फुल सेंटेंस में एक वर्ड होगा जो अंडरलाइन होगा। उसके बाद आपको नीचे 4 ऑप्शंस दिए गए होंगे। उसी जो अंडरलाइन वर्ड है उसके सिनोनिम्स, मीन्स उससे मिलती जुलती जो मीनिंग है वो आप लोगों को बताना है। क्या हो सकता है? सिनोनिम्स का मतलब ही वही होता है कि सेम मीनिंग, और एंटोनिम्स का मतलब होता है कि मीनिंग के ऑपोजिट। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है। क्वेश्चन में बढ़ते बढ़ते साथ में एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं कि हम लोगों के चैनल्स को जो आप लोग सब्सक्राइब कर ले, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग प्लीज़ कर ले और बेल आइकन को क्लिक कर दे ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। शेयर करें, शेयर करना ना भूलें। देख ले वीडियो, पसंद आए तो भी शेयर करें, और अगर पसंद ना आए तो क्या इश्यूज़ हो रहे हैं उसको कमेंट बॉक्स में डालना ना भूलें। सो प्लीज़ शेयर ज़रूर करें। और शेयर करने से ही क्या होता है कि सारी इंडिया पढ़ी, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, कंपटीशन है लाइन में, आई नो, बट साथ में साथ शेयर करने से क्या होगा, दूसरे बच्चे पढ़ेंगे तो देश का भला होगा। सो प्लीज़ शेयर एवरीवन, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। इवन अपने जो काम कर रहे हैं और वो भी अगर किसी एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अपने कलीग्स के साथ भी शेयर करें, घर पे शेयर करें, सबों की नॉलेज बढ़ेगी। सिर्फ इंग्लिश के नहीं, हमारे चैनल्स के तमाम वीडियोस शेयर किया करें। आइए क्वेश्चंस देखते हैं। प्लीज़ यूज़ कन्वर्सेशनल लैंग्वेज। कन्वर्सेशनल लैंग्वेज मीन्स बातचीत वाली जो बात होती है वही। तो हम लोगों को सिनोनिम्स किसका निकालना है? अंडरलाइन वर्ड क्या है? कन्वर्सेशनल। ऑप्शंस में क्या दिया है? फॉर्मल, कॉम्प्लेक्स, डायलॉजिकल, इनफॉर्मल। कन्वर्सेशनल लैंग्वेज मीन्स व्हाट? एक होती है जो बातचीत की ज़बान, जो हम लोग बातचीत करते हैं, और एक होती है राइटिंग की। वो जो राइटिंग हम लोग करते हैं वो उसकी लैंग्वेज अलग होती है, और कन्वर्सेशन में भी अलग अलग होती है। जैसे कि एक नॉर्मल आदमी फ्रेंड से बात कर रहे हैं, और एक होता है कि किसी ऑफिस वगैरह में बात कर रहे हैं, किसी मीटिंग में बात कर रहे हैं, किसी सेमिनार में बात कर रहे हैं। सब में बात, कन्वर्सेशन के जो तरीके होते हैं वो थोड़ी क्या होती है, अलग होती है। तो यहाँ पे प्लीज़ यूज़ कन्वर्सेशनल लैंग्वेज। तो ये कन्वर्सेशनल लैंग्वेज इज़ व्हाट, कि जो एकदम नॉर्मल आम जो बातचीत की ज़बान होती है, तो वो फॉर्मल नहीं होगा। फॉर्मल जो होता है वो मीटिंग्स वगैरह में होता है। और उसके बाद कॉम्प्लेक्स मीन्स समथिंग उलझा हुआ। डायलॉजिकल, हाँ डायलॉजिकल। एंड नेक्स्ट ऑप्शन इज डी, इनफॉर्मल। यहाँ पे थोड़ी सी जो है डाउट हो सकती है कि डायलॉजिकल क्या होता है और इनफॉर्मल क्या होता है। मतलब
डायलॉजिकल मीन्स व्हाट, कन्वर्सेशन में भी दो लोग ही बात करते हैं, डायलॉग होती है। और इनफॉर्मल का मतलब होता है जो फॉर्मल ना हो, जो आम बातचीत की ज़बान है। तो यहाँ पे इशू हो सकते हैं कि डायलॉजिकल भी तो हो सकता है, हो सकता था अगर इनफॉर्मल वर्ड नहीं रहता, उसके जगह पे कोई और वर्ड होते, इसके सब्स्टिट्यूट में कोई दूसरे वर्ड्स अगर दिए होते तो शायद हम लोग सोच सकते थे। लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे इनफॉर्मल मेंशन किया हुआ है, तो इसलिए हम लोग डायलॉजिकल के साथ नहीं जाएंगे, हम लोग किसके साथ जाएंगे, इनफॉर्मल के साथ। यानी कि इसका राइट आंसर है हम लोगों का ऑप्शन डी, इनफॉर्मल। ओके, आई होप सबको समझ आई हो। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, माई नेबर इज मैलिशियस। मैलिशियस, मैल टर्म यूज होने से ही, ये जो टर्म्स है ना मैल, ये यूज होने से ही आप लोग समझ लेना कि निगेटिव साउंड कर रहा है। हमेशा मैल वर्ड जो है वो निगेटिविटी की तरफ लेकर के जाता है, ठीक है। कोई निगेटिव टर्म्स है, मैलिशियस का जिसको मीनिंग मालूम है वो बहुत आसानी से यहाँ पर से निकाल लेंगे, लेकिन जिनको नहीं मालूम है वो एक ट्रिक यूज़ कर सकते हैं कि इसमें से जो जो पॉजिटिव साउंड कर रहा है, जो जो मीनिंग, उसको हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे, और जो निगेटिव कर रहा है उसको रखेंगे। आइए, जेनरस, जेनरस मतलब नॉर्मल ऐसे जो होते हैं जनरल चीज़ें। अफेक्शनेट, जिससे मोहब्बत प्यार होता है। स्पाइटफुल, हाँ, मैलिशियस का सिनोनिम्स क्या होगा, स्पाइटफुल मीन्स जो हानिकारक होते हैं। एविल, एविल जिसको बोलते हैं ना, एविल टाइप, वही होता है मैलिशियस, नुकसान पहुंचाने वाला, स्पाइटफुल। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 33। I was अवे इंस्पायर्ड बाय हिज डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन का ही हम लोगों को सिनोनिम निकालना। ईजी है, काफ़ी ईजी दिया है, ये वाले को आराम से कर सकते हैं। डेजिग्नेशन क्या होता है, किसी को कोई पोस्ट मिला हुआ होगा, वही पोस्ट को हम लोग बोलते हैं डेजिग्नेशन। सपोज किसी के जॉब लगी हुई है तो पूछते हैं ना कि जॉब में क्या पोस्ट है, तो वही का राइट टर्म्स इज डेजिग्नेशन। पोस्ट ऐसे कैजुअली बोल देते हैं, वही कन्वर्सेशनल लैंग्वेज में हम लोग पोस्ट यूज़ कर देते हैं, बट द फॉर्मल वर्ड इज डेजिग्नेशन। उसकी डेजिग्नेशन क्या है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपकी। पहली ऑप्शन है पोजीशन, लुक्स, सोशल स्टेटस, पर्सनालिटी। पर्सनालिटी तो नहीं होंगे, डेजिग्नेशन से पर्सनालिटी का कोई लेना देना नहीं है। पर्सनालिटी के मतलब क्या होते हैं कि एक इंसान की जो फिजिकल अपीयरेंस है वो कैसी है। उसके बाद दैट इज सोशल स्टेटस। सोशल स्टेटस जो है, ये स्टेटस टर्म जो है वो साथ में सोशल का इस्तेमाल कर दिया गया, इसलिए हम लोग यहाँ पे डेजिग्नेशन को टच भी नहीं करेगा। वाई, क्योंकि सोसाइटी में उस इंसान का क्या स्टेटस है, वो क्या स्टैंड करता है, लोग उसे किस तरीके से सोसाइटी में पहचानते हैं, वो हो जाता है सोशल स्टेटस। लुक्स, लुक मतलब ये लुक यहाँ पे वर्ब नहीं है, लुक यहाँ पे एज अ नाउन ही है। लुक्स का मतलब होता है कि उसकी अपीयरेंस, वो कैसा दिख रहा है, तो ये भी नहीं होगा, सोशल स्टेटस भी नहीं होंगी। तो बच क्या जा रहा है, पोजीशन। मैंने ऑलरेडी बता दिया था डेजिग्नेशन का मीनिंग, तो पोजीशन ही होगा। नेक्स्ट आते हैं, वर्ड्स ऑफ एंडियरमेंट ऑलवेज टच मी। साउंड सुन करके क्या लग रहा है, वर्ड्स ऑफ एंडियरमेंट टच, ऑलवेज टच मी मीन्स टच कर रही है तो कुछ अच्छी बात होगी ना, कुछ पॉजिटिव जो होगी वही चीज़ टच करेंगी। लेकिन यहाँ पे एक ट्रिक है कि चारों के चारों ऑप्शंस जो ऐसे दिए गए हैं जो कहीं ना कहीं इंसान को टच कर सकता है, तो इसलिए ध्यान से इसको हम लोग को सॉल्व करना है कि क्या है। प्रेज, प्रेज का मतलब क्या होता है, तारीफ़ करना। किसी को तारीफ़ जब हम लोग करते हैं उसी को हम लोग प्रेज बोलते हैं। वर्ड्स ऑफ प्रेज ऑलवेज टच मी मीन्स तारीफ़ करने वाले जो वर्ड्स होते हैं वो क्या होता है, टच होता है। हाँ, साउंड्स लग रहा है कि हो सकता है, इसको होल्ड करते हैं कि हो है कि नहीं है। नेक्स्ट आते हैं बी के ऊपर, वर्ड्स ऑफ फाउंडनेस ऑलवेज टच मी। एक ऐसी बात है जो क्या कर सकती है, आकर्षित करती है मुझे अपनी तरफ, किसी को अट्रैक्ट करती है। वर्ड्स ऑफ फाउंडनेस ऑलवेज टच मी, एग्जैक्टली ऐसी ही बातें तो टच करती है जो बातें आपको आकर्षित करे किसी को। इस तरीके के बात अगर कोई किया जाए, लाइक की बात, स्पेशली आप जिस चीज़ को लाइक करते हैं अगर उस बारे में बात हो रही है तो वो फाउंडनेस टर्म्स में आ जाएगा, तो वो चीज़ क्या करेगी, टच करेगी। इसलिए हम लोग प्रेज नहीं होगा, फाउंडनेस ही होने के चांसेस है। फिर भी 2 ऑप्शन हम लोग चेक करेंगे, कन्विक्शन एंड विजडम। नहीं, कोई नहीं जा रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस यही है कि यहाँ पे ये दोनों में था लेकिन फाउंडनेस ही होगा।
आइए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। वी शुड फॉलो पेशेंस एंड फॉरबेरेंस। फॉरबेरेंस हम लोग को सिनोनिम्स किसका निकालना है? फॉरबेरेंस का। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज ए कॉन्स्टेंट, बी इज encouragement, सी रेस्ट्रेंट, डी सपोर्ट। राइट, वी शुड फॉलो पेशेंस एंड फॉरबेरेंस मीन्स सब्र से, और फॉरबेरेंस मीन्स कोई रिस्ट्रिक्शन है, कोई चीज़ है, उस चीज़ से हम लोग को क्या करना चाहिए? ठहर करके काम लेना चाहिए, हम लोग को ये रूल फॉलो करना चाहिए। कॉन्स्टेंट नहीं होगा, ऑपोजिट हो जा रहा है इसका। एनकरेजमेंट, एनकरेजमेंट मतलब किसी को हौसला देना कि कोई इसके अच्छा करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, एनकरेज करना जिसको बोलते हैं, एनकरेजमेंट नहीं। रेस्ट्रेंट एंड सपोर्ट, यस रेस्ट्रेंट, साफ साफ यहाँ समझ आ रहा है रेस्ट्रेंट। आइए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। His gibbous looks make him different from others. His gibbous look नहीं, looks वहाँ पे बताया था ना मैंने, क्वेश्चन नंबर 33 में नाउन है सी, यहाँ पे भी looks क्या है? एज अ नाउन है, वर्ब यहाँ पे make है। His gibbous looks make him different from others. कुछ ऐसी लुक है जो क्या कर रही है? दूसरे से उसको डिफरेंट करती है। गिबस के माने भी एक्चुअली यही होता है कि कोई ऐसी चीज़ें या फिर ऐसे इंसान जो दूसरों से दिखने में थोड़े अलग हो, जिसकी पहचान बाकियों से क्या हो? थोड़ी अलग हो, उसी को गिबस कहते हैं। समझ आ गई है? अब यहाँ पे देखते हैं चार ऑप्शन में क्या दिया ये लोगों ने। फर्स्ट इज हंच्ड, सेकंड स्मार्ट, देन सी ऑप्शन इज चार्मिंग, देन डी ऑप्शन इज डिसेबल्ड। फर्स्ट हंच्ड इसको बोलते हैं कोई चीज़ उठी हुई हो, कुबड़ा जिसे कहते हैं। ऊंट के जो, कैमल के जो हम्प होते हैं वो क्या होते हैं? थोड़ी सी उठी हुई होती है ना, वैसे ही होती है, तो उसे हंच्ड कहते हैं हम लोग। स्मार्ट वी ऑल नो, चार्मिंग वी ऑल नो। स्मार्ट और चार्मिंग इतने कैजुअल है जो दूसरों से डिफरेंट तो नहीं हो सकते। अगर कोई इंसान स्मार्ट है तो ज़रूरी नहीं है कि उसकी स्मार्टनेस जो है वो उसकी पर्सनैलिटी में दिख रही है। स्मार्ट टर्म्स जो है वो पर्सनालिटी में दिखेगी नहीं। यहाँ पे लुक्स वर्ड इस्तेमाल हो गया, मीन्स उसकी फिजिकल अपीयरेंस, यहाँ पे भी बताया था मैंने, तो वो दिखनी नहीं है। स्मार्टनेस उसकी इंटेलिजेंसी हो सकती है, वो माइंड से स्मार्ट हो सकता है। चार्मिंग पर्सनालिटी भी, चार्म कर देना, दूसरे को अट्रैक्ट करना, नहीं, ये दूसरों से अलग नहीं हो सकती। ये दोनों ऑप्शन जो है मिल जाएंगे, बहुत मिलेंगे। तो क्या चीज़ है जो दूसरों से अलग कर रही है? दो ऑप्शंस यहाँ पे दिख रहे हैं, एक हंस्ड है और दूसरे डिसेबल्ड है। डिसेबल्ड के मतलब कि पूरे पार्ट्स ऑफ बॉडी में कोई एक चीज़ होगा जिसके अंदर एबिलिटी ना हो, जो सही तौर से फंक्शन ना करे। डिसेबल्ड का मतलब ये नहीं होता है कि वो मैड है या फिर उसके पूरे पार्ट्स ऑफ बॉडी काम नहीं कर रहे हैं, वो फिर इंसान है, इस तरीके का नहीं। डिसेबल्ड का मतलब ये भी होता है कि सपोज किसी की आइज़ नहीं है, विजन नहीं है, तो वो भी डिसेबल ही कहलाएंगे। सपोज किसी के हैंड नहीं है तो वो भी डिसेबल ही कहलाएंगे। यहाँ पे हंज्ड जो है मिलेंगे ऐसे भी लोग और डिसेबल्ड भी मिलते हैं, लेकिन अगर एक साथ बहुत सारे लोग खड़े हैं और उसको दूसरों से अगर अलग कोई चीज़ कर रही होती है तो आई थिंक वो डिसेबल है। एक इंसान पूरी है, जो हंज्ड होते हैं उसके भी पार्ट्स ऑफ बॉडी पूरे होते हैं। हंस्ड है वो, मे बी वो दूसरे के से थोड़ा डिफरेंट लुक रख रहा है, लेकिन अलग नहीं होगा, वो भी उसके पार्ट्स ऑफ बॉडी भी पूरे तौर पे होंगे। बट डिसेबल क्या होगा कि अगर उसके कोई एक नहीं है, कोई पार्ट उसके बॉडी का वो सही तौर पे फंक्शन नहीं कर रहा है, इट मीन्स वो दूसरों से अलग हो जाते हैं। सो आई वुड गो विथ डिसेबल्ड। है डाउट? देखते हैं इसके आंसर्स क्या आते हैं यूपीएससी की तरफ से, बट मेरे हिसाब से डिसेबल्ड है। 37 शी टॉर्मेंटेड मी विथ हर डिटैच्ड बिहेवियर। हम लोगों को सिनोनिम्स किसका निकालना है? टॉर्मेंटेड। शी टॉर्मेंटेड मी विथ हर डिटैच्ड बिहेवियर। थ्रेटेंड डराना, इग्नोर, कजॉल्ड, डिस्ट्रैक्ट। टॉर्मेंटेड का मीनिंग जो होता है वो डराना नहीं होता। टॉर्मेंटेड मी, उसने मुझे परेशान कर दिया, विथ हर डिटैच्ड बिहेवियर। परेशान कर देना
किस में आ रहा है, डिस्ट्रेस, इंसान क्या हो जाता है, परेशान हो जाता है, तो यहीं पे हम लोग आ जाते हैं किसमें, डिस्ट्रेस में। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, डिस्ट्रेस्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 38, हर peerless manners were noticed, her peerless manners were noticed। peerless का मीनिंग क्या होता है, पहले अगर ये मालूम होगा तो आसानी से हम लोग ये ऑप्शन को चूज कर लेंगे। peerless का मतलब ये होता है कि वो चीजें जो दूसरी से कंपेयर ना किया जा सकता हो। हर peerless manners were noticed, कि दूसरे के मुकाबले में उसकी जो मैनर्स है वो कंपेयर नहीं किया जा सकता, वो बेटर है। तो यहाँ पे लवेबल है, राउडी है, इररिलेवेंट है, अनइक्वल्ड है। क्लियरली साउंड जा रहा है अनइक्वल्ड के संग, जो दूसरे के संग मैनेज कंपेयर नहीं किया जा सकता। डी। क्वेश्चन नंबर 39, ही स्टडीड मेंसुरेशन केयरफुली, इज जस्ट क्वेश्चन ऑफ सिनोनिम्स। सभी को मालूम होगा मेंसुरेशन क्या होता है, सबने पढ़ा हुआ है। मेंसुरेशन में क्या क्या पढ़ते हैं हम लोग, मेजरमेंट, क्वेश्चंस, कंक्लूजन, लेसन्स। मेरे स्टूडेंट ने रॉन्ग अटेम्प्ट किया ये वाले को। मेंसुरेशन में हम लोग क्या पढ़ते हैं, मोस्टली मेजरमेंट ही तो पढ़ते हैं ना। दे स्मॉदर्ड द फायर इन द बिल्डिंग, स्मॉदर्ड द फायर इन द बिल्डिंग, साउंड क्या लग रहा है कि क्या हुआ होगा, बिल्डिंग में अगर आग लगी होगी। दे स्मॉदर्ड, उन लोगों ने किया, किसी ने कुछ किया। फायर स्मॉदर्ड नहीं हुआ तो वहाँ पे लाइटेड ऑप्शन जाता, लेकिन समझना चाहिए हम लोगों को सेंटेंस से भी ना, दे स्मॉदर्ड द फायर मीन्स फायर के संग लोगों ने कुछ किया, जो बिल्डिंग में फायर थी उस फायर के संग लोगों ने किया। तो क्या किया होगा, लाइटेड तो नहीं होगा, लगाया नहीं होगा, सराउंडेड नहीं, सराउंडेड कैसे होगा, दे सराउंडेड द फायर, हाउ इट्स पॉसिबल, बिल्कुल नहीं जाएगा, सराउंडेड को वैसे ही हम लोग रॉन्ग करेंगे। दे सॉ द फायर इन द बिल्डिंग, हो सकता है, सोच सकते हैं कि हाँ उन लोगों ने इस मदद का हो सकता है, लेकिन क्यों सॉ होगा, डोज्ड होना चाहिए, क्योंकि डोज्ड के मीनिंग क्या होता है, डोज्ड का मीनिंग होता है एक्चुअली पुट ऑफ करना। एक्सटिंग्विश करना, ओके, एक्सटिंग्विश करना। तो दे स्मॉडर्ड द फायर इन द बिल्डिंग, बिल्डिंग में जो आग लगी हुई थी उसे क्या किया, उन लोगों ने बुझा दिया। सो राइट ऑप्शन इज सी। समटाइम्स ना जब फ़ायदा होता है, जब हम लोगों को सिनोनिम्स इस तरीके से पूरे सेंटेंस में दिया रहता है, तो हम लोग सेंटेंस से भी मीनिंग को क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पे ये होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे लाइटेड नहीं होगा, क्यों होगा, फायर क्यों लगाएंगे, सराउंडेड को ऐसे ही एकदम काटना था, कोई हाल में नहीं होगा। सौ में थोड़ी सी जा सकती थी कि हाँ उन लोगों ने देखा, पर नहीं, जब डज ऑप्शन में है तो सौ को हम लोग नहीं देख सकते हैं। मीनिंग नहीं मालूम होने से बच्चे करके आएंगे, जैसे इन्होंने लाइटेड करके आया। एनीवे, आइए अब हम लोग पढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन की तरफ। अब दूसरा सेक्शन क्या है, इडियम्स एंड फ्रेजेस। अगेन डायरेक्शन पढ़ेंगे हम लोग। गिवन बिलो आर सम इडियम्स और फ्रेजेस फॉलोड बाय 4 अल्टरनेटिव्स मीनिंग्स टू इच। 4 ऑप्शन दिए हैं, एक इडियम्स या फ्रेज दिया है और नीचे में 4 ऑप्शंस दिए हैं। चूज द रिस्पॉन्स ए, बी, सी और डी, कोई भी एक सही होंगे। विच इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन, जो सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। ये बोलने का मतलब ये होता है ना कि कुछ कुछ मीनिंग्स ऐसे भी होंगे जो टच कर रहे होंगे, लेकिन जो मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा, जो सही बिल्कुल लगेगा, वही को चूज करना है। एंड मार्क योर रिस्पॉन्स इन द आंसर शीट अकॉर्डिंगली, और उसी के हिसाब से आंसर शीट में मार्क करना है। फाइन, आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। बी आउट फॉर द काउंट, बी आउट फॉर द काउंट, sleeping deeply, counting money carefully, to count each step one takes, to be very happy। क्या कह रहे हैं ये लोग, बी आउट फॉर द काउंट, क्या होना चाहिए इसका मीनिंग। सी मिनट, फिर से पेन ले लेती हूँ। हाँ, बी आउट फॉर काउंट। सी, काउंट वर्ड अगर है तो इट डजेंट मीन के काउंट वाले ही होंगे।
बी आउट फॉर द काउंट, काउंट से बाहर होना, काउंटिंग मनी केयरफुली, जब आउट ही हो जा रहे हैं तो केयरफुली कहाँ से आ जाएगा, तो इस तरीके से हम लोगों का बी जो है टर्म रॉन्ग हो जाता है। देन अगेन दूसरा टर्म्स क्या था, काउंट से, देख लेते हैं वही काउंट से रिलेटेड ही, अगर वो टच कर जाएगा तो उसी को कर लेंगे और अगर नहीं होगा तो पहले उसको हटाएंगे। लेकिन ये कभी माइंड क्रिएट नहीं करेंगे आप लोग कि अगर काउंट है तो ऑप्शंस में भी काउंट है तो उसी में से कोई एक होगा, ऐसा नहीं होता है। पर देखते हैं, टू काउंट ईच स्टेप वन टेक्स, टू काउंट ईच स्टेप, सारे स्टेप को काउंट करना एक ही बार में, ऐसा कोई माने यहाँ से नहीं लग रहा है, इसलिए हम लोगों को यहाँ पे भी रॉन्ग करेंगे। ओके, सी ऑप्शन नहीं होगा, डी में रॉन्ग हो गया है। आइए देखते हैं। नाउ दो ऑप्शन हम लोगों का है, स्लीपिंग डीपली एंड टू बी वेरी हैप्पी। खुश होने से उस चीज की काउंटिंग होती है, वो चीज दिखता है, लेकिन अगर हम लोग सो रहे होंगे तो आउट हो जाते हैं, नहीं दिखेगा। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इज ए, स्लीपिंग डीपली। अगर डायरेक्ट याद ना हो और अटेम्प्ट करना ज़रूरी हो तो इसी तरीके से वर्ड को हम लोग ध्यान रख करके मीनिंग को करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यही तरीका है। अदरवाइज अगर आप सिर्फ कैजुअली ऐसे मारेंगे कि हाँ काउंट है तो यहाँ काउंट हो जाएगा, तो वैसे नहीं होता है। एटलीस्ट जो फ्रेज दिए हुए हैं उसको पकड़ करके समझेंगे हम लोग और उसी से मीनिंग को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि समटाइम्स क्या, मोस्ट ऑफ द टाइम इडियम्स में जो है मीनिंग हिडन होते हैं, वहीं पे मीनिंग हिडन होते हैं। 42, गो बाय द बुक, गो बाय द बुक। ठीक है, टू बाय अ बुक ऑफ वंस चॉइस, बुक को चॉइस करने को बोल रहा है, नहीं, क्यों बुक को चॉइस करने बोल रहा है। टू बाई अ बुक ऑफ वंस चॉइस, अपने पसंद का एक बुक को बाई करना। गो बाई, यहाँ पे बी यू वाई, बाई वाली बाई नहीं है, ये गो बाई है, मतलब गो थ्रू वाली बाई है यहाँ पे, तो इसीलिए ये ऑप्शंस तो नहीं होने वाले हैं। बी ऑप्शन में टू अंडरस्टैंड द बुक, हाँ ये हो सकता है, क्योंकि समझने वाली बात की है कि बुक को समझना चाहिए, हो सकता है, इसलिए बी को होल्ड पे रखते हैं। सी देखते हैं, टू फॉलो समवन हु रीड्स बुक, किसी को फॉलो करना, समवन, टू फॉलो समवन, किसी को फॉलो करना, हु रीड्स बुक, जो बुक को पढ़ा करते हैं। ठीक है, ओके, देन नहीं, किसी को फॉलो करना, समवन को, यहाँ पे बाय द बुक है, तो जब यहाँ फॉलो टू समवन है तो ये ऑप्शंस भी हम लोगों के नहीं होंगे। ऑप्शन डी इज क्या, टू फॉलो रूल्स एग्जैक्टली, के रूल्स को फॉलो करना है। सी, यहाँ पे बुक को समझना था और डी ऑप्शन में है कि रूल्स फॉलो करना है, यही समझने वाली बात है। गो बाय द बुक, गो बाय द बुक एक्चुअली का मतलब क्या होता है कि जो रूल्स बने हुए हैं उसी रूल को फॉलो करना। रूल्स क्या होता है, एक बार रिटन हो जाते हैं। बुक क्या, एक्चुअली बुक में सारी चीज़ें रिटन होती है ना, और वो जो रिटन होती है उसको वापस से एडिट उसी बुक में नहीं करते हम लोग, उसकी न्यू जो है वो पब्लिशन निकालते हैं, न्यू पब्लिश करते हैं उसको, दूसरी बुक निकालते हैं, न्यू एडिशन निकालते हैं। लेकिन रूल्स भी तो वैसे ही होते हैं ना, रूल्स क्या होते हैं, वो भी एक बार रिटन होते हैं वो किसी जगह पे, और उसको क्या करना होता है, फॉलो करना होता है। दैट्स वाई यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा हम लोग का, गो बाय द बुक, फॉलो रूल्स एग्जैक्टली। याद करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि कॉमन ये लोग इडम्स एंड फ्रेजेस नहीं देते हैं, हर साल न्यू देते हैं। तो आप लोग जितने इडम्स एंड फ्रेजेस पुराने पढ़ रहे हैं उसको तो पढ़े, एग्जाम्स में काम आएंगे, लेकिन हाँ साथ में न्यू इडम्स एंड फ्रेजेस लर्न करते चले आप लोग। डबल टॉक सबको मालूम होना चाहिए, ये हम लोग यूज़ करते हैं ये टर्म्स कैजुअल कन्वर्सेशन में हम लोग। इंटरफेयरिंग वाइल समवन इज टॉकिंग, किसी के बात, दो लोग अगर 2-3 जन कोई भी बात कर रहे हैं उसके बीच में इंटरफेयर करना, नहीं, डबल टॉक का मीनिंग यही नहीं होता। डबल टॉक का मतलब ही समझ में आता है दो तरह की बातें करना, है ना। बी ऑप्शन, स्पीकिंग विथ डबल मीनिंग, लग रहा है साउंड, कि ऐसी बात करना जिसकी दो मीनिंग हो। होल्ड करते हैं इसको, ठीक है, इसको होल्ड पे रखते हैं, करेक्ट नहीं है ये अभी भी।
ऑप्शंस देखेंगे। स्पीकिंग टू कंफ्यूज पीपल एंड अवॉइड ट्रूथ, स्पीकिंग टू कंफ्यूज पीपल एंड अवॉइड ट्रूथ। क्या बोलना चाह रहे हैं इस ऑप्शन में कि ऐसे बोलते हैं कि लोगों को कंफ्यूज करते हैं और सच उनको पता ना लगे। बातें कर रहे हैं, लोग कंफ्यूज हो रहे हैं ताकि उन्हें सच भी मालूम ना चले। लग रहा है ये भी, इसलिए इसको भी क्या करेंगे हम लोग, होल्ड में रखेंगे। डी पे देखते हैं, टॉकिंग रिपीटेडली एंड अनोइंग पीपल, एक ही बात को बार बार बोलना और लोगों को परेशान करना। नहीं, डबल टॉक का ये मीनिंग नहीं आता। नाउ ऑप्शन बी और सी में ही कोई हम लोगों का होगा, इसी में बच्चे फंसे भी होंगे। इनफैक्ट किसी ने स्पीकिंग में डबल मीनिंग किया होगा, किसी ने ये किया होगा। सो राइट ऑप्शंस क्या है? डबल टॉक एक्चुअली जो है यही होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि लोगों को कंफ्यूज करते हैं। वाई कंफ्यूज क्यों करते हैं? सच को हाइड करने के लिए, ताकि उससे सच हिडन रहे, सच पता ना चले। यही होता है डबल मीनिंग टॉक। मीन्स डायरेक्ट कन्वर्सेशन, डायरेक्ट बातें नहीं बोल रहे होंगे, कुछ और बात कर रहे होंगे, उसी को बोलते हैं हम लोग डबल टॉक। तो हम लोग का राइट ऑप्शन क्या हो जाता है? सी। क्वेश्चन नंबर 44, एट समबडीज एल्बो टू बी डोमिनेटेड बाय समवन। आई भी है ये क्वेश्चन भी, एट समबडीज एल्बो। दूसरे एग्जाम्स में भी ये अक्सर इडियम्स ये वाले आते हैं। टू बी डोमिनेटेड बाय समवन, टू बी नियर समवन इन ऑर्डर टू हेल्प, टू बी केप्ट इन हाउस, टू मेक पीपल इंपॉर्टेंट। क्या करेंगे? डोमिनेट कर, टू बी डोमिनेटेड बाय समवन मीन्स कोई और जो है आपको डोमिनेट कर रहा है। नहीं, एट समबडीज एल्बो, किसी के एल्बो में होने का मतलब क्या होता है कि कोई आपको डोमिनेट कर रहा है। नहीं। टू बी नियर समवन इन ऑर्डर टू हेल्प, किसी के इतने करीब होना। टू बी नियर समवन इन ऑर्डर टू हेल्प, किस मकसद से, किस नियत से? हेल्प की नियत से। एल्बो बहुत क्लोज होता है ना, दैट हैंड का। एग्जैक्टली बहुत हैंड का यूज क्या होता है? हम लोग काम करते हैं और एल्बो जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा करीब होते हैं, और एल्बो का फंक्शन जो होता है हाथ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आइए फिर भी सी और डी का ऑप्शंस देखते हैं हम लोग। टू बी केप्ट इन हाउस, टू मेक पीपल इंपॉर्टेंट, घर पे रखना, या फिर टू मेक पीपल इंपॉर्टेंट, लोगों के इंपॉर्टेंस देना, इंपॉर्टेंट बनाना। नहीं, ये दोनों भी नहीं लग रहे हैं। राइट ऑप्शन हम लोगों का यही जा रहा है, एट समबडीज एल्बो, किसी के एल्बो में होना मीन्स टू बी नियर समवन इन ऑर्डर टू हेल्प। एक्सट्रैक्ट ही कर सकते हैं, डायरेक्ट जिसे याद होगा मीनिंग याद होगा, अदरवाइज हम लोग एक्सट्रैक्ट ऐसे ही कर सकते हैं। राइट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 45, ट्रेडिंग और एगशेल्स, ये भी फेमस इडियम से आते रहते हैं ये भी। ट्रेडिंग ऑन एगशेल्स, taking care of eggs to save the lives of young chicks, intending to grow very fast. Option C, making best bets in one's trade. Option D, to be careful in speech and actions. Trending on eggshells, इसके राइट ऑप्शन हम लोगों के डी है, टू बी केयरफुल इन स्पीच एंड एक्शन। क्वेश्चन नंबर 46, एवरीवन एंड हिज ब्रदर। राइट, सारे लोग और इसके भाई। क्या होगा इसके ऑप्शंस देखते हैं। एन इंडिविजुअल एंड ऑल हिज रिलेटिव्स। लग रहा है एन इंडिविजुअल, एवरीवन है तो एन इंडिविजुअल, यहीं पे रॉन्ग हो जाएगा। हिज ब्रदर, ब्रदर्स नहीं है, हिज ब्रदर तो रिलेटिव्स भी प्लूरल हो जाएगा। यहाँ पे एवरीवन के लिए एन इंडिविजुअल और हिज ब्रदर के लिए रिलेटिव्स। नहीं, ये यहीं पे रॉन्ग हो जाएगा, यहीं पे इसको रॉन्ग करते हैं क्योंकि एवरीवन और एन इंडिविजुअल दो अलग हो जा रहा है। ऑप्शन बी, टू थिंक अबाउट यूनिवर्सल ब्रदरहुड, सोचना। ऑप्शंस कितने अनसिमिलर है देख सकते हैं हम लोग। एन इंडिविजुअल ऑल हिज रिलेटिव्स इससे अटैच्ड है और यहाँ पे कुछ और ही बात कह रहा है। टू थिंक अबाउट यूनिवर्सल ब्रदरहुड, पूरी यूनिवर्सल लोग ब्रदरहुड के बारे में सोच रहे हैं।
एवरीवन एंड हिज ब्रदर, ऐसे करके हम लोग कभी अनाउंस तो नहीं करते हैं। अगर हम लोग किसी के भाईचारा के बारे में अगर हम लोग सोच भी रहे होंगे तो अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल अनाउंस करते हैं ना, एवरीवन एंड हिज ब्रदर, सारे लोग और उसके भाइयों एंड बहनों। तो किसको बोलते हैं, किसको ऐसे करके हम लोग बोलते हैं? लार्ज नंबर ऑफ पीपल को ही बोलते हैं ना। यही सही ऑप्शन सही है। टू ट्रीट पीपल एज रिलेटिव्स, लोगों को ऐसे बिहेव करना रिलेटिव्स की तरह, टर्म्स नहीं निकल रहा यहाँ पे एवरीवन एंड हिज ब्रदर। यहाँ पे एक लार्ज नंबर के लोगों को, बहुत तादाद में लोग हैं, उसको हम लोग इस तरीके से बोलते हैं, इसलिए यही ऑप्शन सी हम लोगों का सही है। क्वेश्चन नंबर 47, फीट ऑफ क्ले। फीट ऑफ क्ले, क्ले का फीट देखते हैं कैसा होगा। वेरी सॉफ्ट फीट, ओके। डिफिकल्टी इन रनिंग, रनिंग में मुश्किल होगी, बिल्कुल अपोजिट है ये। वेरी सॉफ्ट फीट है और डिफिकल्टी इन रनिंग एक दूसरे से ज़रा भी मैच नहीं कर रहा है। ऑप्शन सी, स्लो इन एक्शंस। ऑप्शन डी, हिडन फॉल्ट्स। क्ले से बनी हुई जो फीट होगी, सपोज ध्यान में लाते हैं, ट्राई करते हैं एक्सट्रैक्ट करने की, सॉफ्ट होगी, हाँ हो सकती है, लेकिन अगर वो ड्राई हो गई तो फिर तो टाइट भी हो जाएगी। तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाता है। यहाँ पे मेंशन नहीं किया है ना कि वेट और ड्राई किस तरह का क्ले है, इसलिए ये ऑप्शन हम लोग के कट जाएंगे। डिफिकल्टी इन रनिंग, सॉफ्ट होंगी तो भी डिफिकल्टी होगी, ड्राई हार्ड हो जाएगी बहुत ज़्यादा तो भी डिफिकल्टी होगी रनिंग में। तो यहाँ पे मेंशन नहीं है, इसलिए डिफिकल्टी इन रनिंग भी ऑप्शन में नहीं हो सकता है। स्लो इन एक्शंस, वेरी सॉफ्ट फिट, लग रहा है कि अगर बहुत सॉफ्ट फिट होगा तो उसके एक्शंस जो है, क्यों बोल रहे हैं कि उसके सॉफ्ट फिट है, ज़्यादा वर्क नहीं कर सकता है, एक्शन नहीं हो सकता है, चांसेस है, इसमें डाउट जा सकता है। लेकिन ऑप्शन डी में क्या कह रहा है, हिडन फॉल्ट्स। सॉरी, फीट ऑफ क्ले, तो क्ले में यहाँ पे क्या है, समथिंग कुछ जो हाइड करते हैं वो लोग किस में करते हैं, सॉइल के अंदर ना कुछ भी हाइड किया जा सकता है, उसके बाद उसको ढांका कवर किया जा सकता है, वहीं से ये चीज़ एक्सट्रैक्ट हुआ है, हिडन फॉल्ट्स। गलतियाँ जो किया है वो हिडन है। फीट ऑफ क्ले, ज़मीन में ऐसी पैर रखा है कि वो छुप गया है, हाइड हो गया है, तो क्या हाइड हो गया, फॉल्ट्स, हिडन फॉल्ट्स। फील द पिंच, सबका सुना हुआ है ये। बीइंग हर्ट एंड वुंडेड बाय समवन, हर्ट हो जाना और किसी के द्वारा, या फिर जख्मी हो जाना, वही हर्ट का टर्म में ही यहाँ पे वुंडेड लेंगे हम लोग। टू रिमेन साइलेंट ऑन इनजस्टिस, कहीं पे इनजस्टिस हो रहा है वहाँ पे साइलेंट रहना। हैविंग फाइनेंशियल प्रॉब्लम ऑल ऑफ अ सडन, अचानक से हम लोग क्या हो रहे हैं कि अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम देख रहे हैं, उसको भी हम लोग क्या कह सकते हैं, फील द पिंच बोलते हैं कि नहीं। या फिर ऑप्शन डी, फीलिंग डिसअपॉइंटमेंट, काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हो रही है उसको। फील द पिंच क्या होता है, अचानक आपके पास आकर के एक पिंच कोई कर रहा है और वो चीज़ को फील कर रहे हैं, तो वो कोई चीज़ का होना, आपके साथ कुछ होना, देन यू आर फीलिंग दैट पिंच ना। डिसअपॉइंटमेंट वाई, रीज़न क्या, वो कोई किया कुछ नहीं ना, जस्ट डिसअपॉइंटमेंट, फीलिंग डिसअपॉइंटमेंट, यहाँ पे रीजंस नहीं दिए। डिसअपॉइंटमेंट कब होंगे, जब आपके संग कुछ होगा, तो यही टर्म से फील द पिंच, कुछ होना। तो यहाँ पे होना में दो ऑप्शन आ रहा था, बीइंग हर्ट एंड वुंडेड बाय समवन, कोई आपको हर्ट किया है, एंड द सेकंड, दूसरे ऑप्शंस पे क्या आ रहे थे, हैविंग फाइनेंशियल प्रॉब्लम ऑल ऑफ ए सडन, अचानक से आपके साथ जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रहा है, ये दो चीज़ हो रहा है, देन हम लोग उस चीज़ को फील करेंगे, देन हम लोग उस पिंच को फील करेंगे। हाँ, तो राइट ऑप्शन क्या होगा हम लोग का, सी हो जाता है कि अचानक से हम लोगों के लाइफ में कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाती है। Now question number 49, to feather fly, to add more success to feathers fly,
ये भी आते रहते हैं. The feathers fly. Options A, to add more success to one's career. Options B, to fight and argue a lot. Options D, to lead a carefree life. D option, to get into a romantic relationship. सबको मालूम है. द feathers fly जो है वो क्या होता है? To fight and argue a lot. डायरेक्ट आंसर है ये. Option question number 50. A foregone conclusion. A foregone conclusion. A generous gift, a confusing idea, an obvious speculation, या फिर an inevitable result. The right option is an inevitable result. Now moving to next section. Okay, ordering of words in a sentence. इससे पहले हम लोगों ने क्या किया था? सेंटेंस को ऑर्डर किया था. एक पैसेज था, उसके अंदर में सेंटेंसेस थे और उसको हम लोगों ने ऑर्डर किया था. यहाँ पे एक सेंटेंस है, उसके अंदर जो है तोड़ तोड़ के कुछ वर्ड्स कर दिए हैं और उसको अरेंज करना है. डायरेक्शन पढ़ लेते हैं. डायरेक्शन में क्या बोल रहा है? वही बात बोल रहा है डायरेक्शन में भी, फिर भी पढ़ लेते हैं. ईच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इन दिस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ अ सेंटेंस पार्ट ऑफ विच हैव बीन जम्बल्ड. जिसके पार्ट को क्या किया गया? जम्बल कर गया, मीन्स इधर से उधर, उधर से उधर कर दिया गया है. दीज पार्ट्स हैव बीन लेबल्ड एज PQRS. उसको क्या दे दिया गया? नेम दे दिया गया PQR एंड S. गिवन बिलो ईच सेंटेंस आर 4 सीक्वेंस. अब ये 4 ऑप्शंस, 4 जो हम लोगों ने PQRS दिए हैं, उसको हम लोग कैसे अरेंज करेंगे? उस अरेंज करने के लिए इन लोगों ने 4 ऑप्शंस बनाए हैं ABCD में, और उसको इस तरीके से उन लोगों ने नाम दिया है कि कौन सा पहले होगा और कौन सा बाद में होगा. यू आर रिक्वायर्ड टू रीअरेंज द जम्बल पार्ट्स. हम लोग को क्या करना है? ये जो रीअरेंज वे में है, इसको सही से अरेंज करना है, एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है. एंड मार्क योर रिस्पॉन्स अकॉर्डिंगली. फिर जिस तरीके से हम लोग इसको अरेंज कर लेंगे, उसी हिसाब से इस ऑप्शन में मार्क कर देंगे. आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51. एज सुन एज द गवर्नमेंट वॉज प्रेस्ड. डायरेक्ट पढ़ेंगे, फिर हम लोग अपने आप समझ जाएगा कि सेंटेंस में कहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट पहले होना चाहिए, सब्जेक्ट कौन सा होना चाहिए. एज सुन एज द गवर्नमेंट वॉज प्रेस्ड टू डू समथिंग फॉर द पुअर, द सेशन कमेंस्ड. सी, ज़रूरी नहीं है कि जो सब्जेक्ट बन करके आया हो वो सब्जेक्ट हो, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि जो सब्जेक्ट बन के आया हो वो सब्जेक्ट ना हो. साउंड एकदम सही लग रहा ना? ओके, इरेजर. एज सून एज द गवर्नमेंट वॉज प्रेस्ड टू डू. जैसे ही गवर्नमेंट को क्या किया गया? प्रेस किया गया. द गवर्नमेंट वॉज प्रेस्ड टू डू समथिंग फॉर द पुअर, द सेशन कमेंस्ड. पहला फंक्शन क्या हुआ है? पहला फंक्शन जो है ये हुआ है, द सेशन कमेंस्ड. एज सून एज द सेशन कमेंस्ड, the session commenced, the government was pressed to do something for the poor. Right. As soon as the session commenced, the government was pressed to do something for the poor. यानी कि हम लोग का फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जा रहा है? P हो रहा है, then S, then Q, then R. Right. देख लेते हैं ये ऑप्शन हम लोग के किस में आ रहा है. ओके, सी में है. सी इज द राइट आंसर. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. दे डू नॉट कम विद इन माई सब्जेक्ट. दे डू नॉट कम विद इन माई सब्जेक्ट lightly esteemed by me. If I do not speak to them, it is because and not because they are. Okay, 52 में देखिए, ये जो हम एलिमिनेट कर करके भी कभी कभी हम लोग ना ऑप्शंस निकाल सकते हैं.
एंड नॉट बिकॉज दे आर, ये दे आर पे तो सेंटेंस नहीं खत्म होंगे, यानी कि जिस ऑप्शन में एस लास्ट है उसको हम लोग काट देंगे, क्योंकि ये नहीं होने वाला है। ठीक है, फिर हम लोगों का क्या बच जाता है, ए में आते हैं, एस से स्टार्ट है ना, सी, एंड नॉट बिकॉज दे आर, स्टार्ट भी एस से नहीं हो सकता है, तो हम लोगों के ए ऑप्शंस भी क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। अब नाउ कंफ्यूजन जो है सी और डी में, क्योंकि दोनों स्टार्ट जो है आर से हो रहा है। चलिए चलते, इजी हो गया अब। इफ आई डू नॉट स्पीक टू देम, इफ आई डू नॉट स्पीक टू देम इट इज बिकॉज, आर के बाद पी देख लेते हैं, इट इज बिकॉज दे डू नॉट कम विथ माई सब्जेक्ट। सही जा रहा ना, इफ आई डू नॉट स्पीक टू देम इट इज बिकॉज दे डू नॉट कम विद इन माई सब्जेक्ट and not because they are lightly simmed by me। एकदम परफेक्ट बैठ गया। If I do not speak to them it is because they do not come within my subject। फर्स्ट अपना R हो जाता है, वो है ही, देन हम लोगों का P आ रहा है, राइट। और यहाँ पे एक ऑप्शन में S है, मीन्स ये वाले ऑप्शंस जो हम लोग का क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। सी भी कट गया, सो राइट आंसर विल बी डी। समटाइम्स एलिमिनेशन मेथड यूज करके हम लोग अपने लिए आसानी कर जाते हैं, बट उसके लिए फौरन तौर पे हम लोग को अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या देखते हैं, ये वाली हम लोगों की राइट आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 53। No magnanimous victor the fortune of war had put in his power so cruelly would treat those whom again एस वाली टॉप चलते हैं, would treat those whom नहीं हो सकता है ना एंड में, ये हम लोगों का कंक्लूजन पार्ट सेंटेंस का नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है ये, तो हम लोग काटेंगे इसको। ए कट गया, डी भी कट गया। नाउ स्टार्ट दो से हो रहा है, एक पी से स्टार्ट हो रहा है और एक एस से स्टार्ट हो रहा है। एस से स्टार्ट होने वाले जो टर्म्स है वो ट्रीट दोज हुम है, हो गए, वो ट्रीट दोज हुम से स्टार्ट नहीं ना, कट जाता है। एस ऑप्शन से जो स्टार्ट हो रहा है वो भी कट गया। सी, हम लोगों को सेंटेंस पूरा सजाने की जरूरत भी नहीं पड़ी, सिर्फ एलिमिनेट करके हम लोगों ने आंसर निकाल लिया। बी इज द राइट आंसर। अब पढ़ ले एक बार, नो मैग्निमिनस विक्टर वुड ट्रीट दोज हुम द फॉर्च्यून ऑफ वॉर हैड पुट इन हिज पावर सो क्रूएली। हो गया ना, एकदम परफेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं, वही वाली मेथड यूज करते हैं। कॉल इन क्वेश्चन वॉट एवर एल्स ऑन माई वे से ऑफ हिम नो वन ड्रॉ हिज ऑनेस्टी ऑफ पर्पस। यस, हो सकता है हिज ऑनेस्टी ऑफ पर्पस जो है ऑब्जेक्ट में जा सकता है ना, ये जा सकता है, इसलिए इस बार हम लोग एस को काटेंगे नहीं, हम लोग दूसरा देखते हैं। दो ऑप्शन में हम लोगों का एस है, दोनों को रहने देते हैं, आर और क्यू को चेक कर लेते हैं। नो वन डेयर, ये भी हो सकता है। वट एवर एल्स वन मे से ऑफ हिम, ये भी हो सकता है। यहाँ पे ये एलिमिनेशन मेथड हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे, हम लोग को चेक करना होगा, स्टार्ट देखना होगा। एक स्टार्ट है अपने क्यू से, वट एवर एल्स वन मे से ऑफ हिम, फाइन, वट एवर एल्स वन मे से ऑफ हिम हिज ऑनेस्टी। ओके, दो प्रोनाउन एक साथ, हिम, हिज ऑनेस्टी ऑफ पर्पस ना, एक साथ नहीं हो सकता है। ए कट गया, ए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, काट देंगे। उसके बाद फिर हम लोग क्या देखते हैं, एस से स्टार्ट है जो हिज ऑनेस्टी ऑफ पर्पस कॉल इन क्वेश्चन, मीनिंग नहीं बैठ रहा है। हिज ऑनेस्टी ऑफ पर्पस कॉल इन क्वेश्चन नहीं बैठ रहा है, बिल्कुल नहीं बैठ रहा, इसलिए हम लोग ये बी वाले को भी क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देते हैं।
क्यू से स्टार्ट है. वॉट एवर एल्स वन मे से ऑफ हिम, वॉट एवर एल्स वन मे से ऑफ हिम, नो वन डेयर call in questions his honesty of purpose. Perfect. Whatever else one may say of him, no one dare call in question his honesty of purpose. यही तो राइट अलग पूरा के पूरा राइट है. राइट करते हैं इसको. सो हम लोग का राइट ऑप्शन क्या हो जाता है? सी. डी को चेक कर सकते हैं आप लोग, एक बार चेक कर लीजिए. कॉल इन क्वेश्चन whatever else one may say of him. नहीं हो रहा है, यहीं पे नहीं हो रहा है, आगे की ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए डी भी हम लोगों का क्या हो जाता है? रॉन्ग हो जाता है. नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 55. हैज़ बिकम ever since the COVID-19 pandemic began a fixture of everyday life, calibrating disease related sick. Starting with has become नहीं होगा. सी ऑप्शन जो स्टार्ट पी से है वो कट जाएगा यहीं पे. एवर सिंस द COVID-19 पैंडेमिक बिगैन कैलिब्रेटिंग डिजीज रिलेटेड रिस्क. ऑप्शन ए चेक कर रहे हैं हम लोग. कैलिब्रेटिंग डिजीज रिलेटेड रिस्क हैज बिकम अ फिक्सचर ऑफ एवरीडे लाइफ. ओके 55 में हम लोगों ने क्या देखा कि ओके 55 में हम लोगों ने क्या देखा? हैज बिकम अ फिक्सचर ऑफ एवरीडे लाइफ. जो पी आर वाली ऑप्शन है ये हम लोगों की सही जा रही है एक दूसरे के साथ. तो पी आर दो में देखिए साथ में, एक ए में साथ में है और एक डी में है. बी को काट लेते हैं. फाइन. अब देखते हैं कि ये दोनों में से कौन सा होता है, QSPR और QPRS. एवर सिंस COVID-19 पैंडेमिक बिगैन, राइट. कैलिब्रेटिंग डिजीज रिलेटेड रिस्क हैज बिकम अ फिक्सचर ऑफ एवरीडे लाइफ. ये बिल्कुल सही है. फिर भी डी ऑप्शंस को एक बार चेक कर लेते हैं. एवर सिंस COVID-19 पैंडेमिक बिगैन has become a fixture of everyday life, calibrating disease related risk. No, D options नहीं जाएंगे. हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाता है? A. नाउ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56. Late 60s, he still enjoys vigorous. He is in his health although. ऑल्दो टर्म का यूज हुआ है. एंड में होगा क्या ऑल्दो? चांस है? नहीं. हेल्थ ऑल्दो के बाद कुछ बात होनी चाहिए थी जो यहाँ पे नहीं किया इन लोगों ने. तो यानी कि हम लोग का ऑब्जेक्ट पार्ट एंड पार्ट जो है वो एस पे तो ख़त्म नहीं होगा. ए ख़त्म हो जाता है, डी ख़त्म हो जाता है. बच क्या रहा है हम लोगों का? Starting with S and Q. S health although, then P health although late 60s. No. ये भी नहीं हो रहा है. हेल्थ although late 60s नहीं जा रहा है. यानी कि हम लोग एक बार सी को चेक करेंगे. बैठ जाएगा सी ही मुझे लगता है. He still enjoys vigorous. He still enjoy vigorous health. Right. Vigorous जो है हेल्थ के लिए आया है. He still enjoys vigorous health although he is in his late 60s. Right. सबसे पहले हम लोग का Q, then S, then R and then P. So right answer is C. Question number 57. Inviting as the retort of abuse, nothing is so easy and an sarcasm, but it is a paltry and an unprofitable contest.
देखते हैं अपने इस वाले मेथड को पे जाएगा, ये वाला को हो सकता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको काट नहीं सकते। बट देखेंगे इनवाइटिंग एज द रिटॉर्ट ऑफ अब्यूज, पी से स्टार्ट हो सकता है क्या? वैसे पी से स्टार्ट में कोई ऑप्शंस है नहीं, क्यू से स्टार्ट है 3 ऑप्शंस, तो देख लेते हैं क्यू से स्टार्ट होने वाले हैं कि नहीं है। नथिंग इज सो इजी, हो सकता है स्टार्ट नथिंग से, राइट, नथिंग से स्टार्ट हो सकता है। नथिंग इज सो इजी, तो हम लोग इसको रखते हैं ऑप्शंस में पहले क्यू लगा करके। एक आर से स्टार्ट है एंड सरकाजम बट इज पैल्ट्री, नहीं, इस एंड सरकाजम नहीं, यानी कि कुछ होना चाहिए, सरकाजम से पहले कोई वर्ड होना चाहिए, तो आर से स्टार्ट नहीं होगा, इसलिए हम लोग बी को क्या कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। और तीनों ऑप्शन हम लोगों का क्यू से स्टार्ट हो रहा है, तो हम लोग को अब चेक करना है कि कौन सा होगा। 2 आर से है तो पी वाले को पहले चेक कर लेते हैं, अगर नहीं होगा तो इसको भी एलिमिनेट कर देंगे। नथिंग इज सो इजी एंड इनवाइटिंग एज द रिटॉर्ट, हाँ हो सकता है, पी ऑप्शन हो सकता है। नाउ चेकिंग आर, नथिंग इज सो इजी एंड सरकाजम, नो नो नो, 2 बार एंड तो बिल्कुल नहीं आ सकता है। नथिंग इज सो इजी एंड सरकाजम, कुछ गड़बड़ है, यानी कि 2 क्यू के बाद आर वाले ऑप्शंस जो है वो कट जाएंगे। सी हम लोगों को पूरा पढ़ना भी नहीं पड़ा, हम लोगों ने यहीं पे क्या कर दिया, कंप्लीट हो गया। ये वाला भी क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है, और जो दूसरे ऑप्शंस आर के साथ आ रहे हैं अपने, ये भी क्या होंगे जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। विदाउट पूरा पढ़े, सिर्फ लॉजिक के बेस पे हम लोगों ने ये भी सॉल्व कर लिया। ऑलमोस्ट क्वेश्चंस जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ थोड़ी सी लॉजिक लगा करके सॉल्व कर रहे हैं, यानी कि राइट ऑप्शंस क्या हो रहा है हम लोग का, ये हो रहा है। एक बार पर रीड जरूर करेंगे अपने सेंटेंस को सजाकर। नथिंग इज सो इजी एंड इनवाइटिंग as the retort of abuse and sarcasm, right, abuse and sarcasm, but it is a paltry and unprofitable contest, right, मीनिंग भी पूरा निकल गई, यानी कि राइट ऑप्शन हम लोग का 57 का क्या हो जाता है, डी। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 बोल रहा है, इंट्रोड्यूसेस एंटीथेटिकल आइडियाज, an epigram is a brief and pointed saying that frequently that cause one to think afresh। 3 ऑप्शन इस पे खत्म है, अगर एस पे खत्म ना होगा तो अभी के अभी आंसर्स मिल जाएंगे हम लोगों को, लेकिन एस पे खत्म हो सकता है, दैट कॉज वन टू थिंक afresh, राइट, हो सकता है, ये हम लोग का ऑब्जेक्ट बन सकता है, इसलिए एस को ही हम लोग ऑब्जेक्ट मान करके चलते हैं। स्टार्ट करते हैं पी से, ठीक है, इंट्रोड्यूसेस एंटीथेटिकल आइडियाज, राइट, ये भी एज अ सब्जेक्ट हम लोगों का हो सकता है। तो होने के बाद क्या हो रहा है, इंट्रोड्यूसेस एंटीथेटिकल आइडियाज, एन एपिग्राम इज अ ब्रीफ, व्हाट आर दिस सेइंग, an epigram is a brief, ideas, antithetical ideas, an epigram is a brief pointed saying that frequently, नहीं, P के बाद Q के ऑप्शंस जा नहीं रहे, तो हम लोग इसको काट देते हैं, ये नहीं होगा ए ऑप्शन, ये एलिमिनेट हो गया यहाँ पे। Now moving to अनदर ऑप्शन, एस से स्टार्ट होने वाले, दैट कॉज वन टू थिंक afresh, कैसे, दैट कॉज, कोई रीजन देंगे तब ना कॉज बोलेंगे, दैट कॉज आगे में पहले तो रीजंस देंगे तब ना दैट कॉज वन टू थिंक afresh, रीजंस दिए नहीं और स्टार्ट दैट कॉज से कैसे करेंगे, इसलिए सी भी हम लोगों का कट जाता है। अब 2 बचे क्यू आर पी एस और क्यू पी आर एस का। सी हम लोग यहाँ पे पी क्यू आर वाली जो कर रहे थे, क्यू के बाद आर नहीं बैठ रहा था, सॉरी आर के बाद क्यू नहीं बैठ रहा था, है ना, तो हम लोग स्टार्टिंग तो क्यू से करेंगे। एन एपिग्राम इज अ ब्रीफ एंड व्हाट, एंड पॉइंटेड सेइंग दैट फ्रीक्वेंटली इंट्रोड्यूसेस एंथेटिकल आइडियाज दैट कॉज वन टू थिंक afresh, मीनिंग बिल्कुल एप्रोप्रिएट बैठ गया है। क्या बोला मैंने, एन एपिग्राम इज अ ब्रीफ
introduces antithetical ideas. An epigram is a brief pointed saying that frequently introduces antithetical ideas that causes one to think afresh. यानी कि Q, R, P and S is the right answer. So right answer will be B. Now moving to 59. Of antithesis whereby two predicted at once. Oxymoron is a special form. Contradictory qualities are. S पे जो फिनिश है R, वो दोनों कटेंगे पहले ही. नहीं है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा है ये. S पे होने वाले, एक्सक्यूज सॉरी, वापस से पेन यूज करते हैं. ये कट जाता है. इनफैक्ट ए और बी दोनों कट जाते हैं. फिर उसके बाद एस से स्टार्ट होने वाले हैं और आर से स्टार्ट होने वाले हैं. देखते हैं. कॉन्ट्राडिक्टरी क्वालिटीज आर हो सकता है. ऑक्सीमोरोन इज ए स्पेशल फॉर्म, इससे भी स्टार्ट हो सकता है. चेक करना होगा क्योंकि दोनों के एंड में क्यू है और प्रेडिक्टेड एट वंस जो है वही अब हम लोगों का ऑब्जेक्ट है. सिर्फ देखना है कि अब स्टार्ट जो है हम लोग इसको किससे करते हैं. पहले सी ऑप्शंस देखते हैं. ऑक्सीमोरन इज ए स्पेशल फॉर्म ऑफ एंटीथेसिस, राइट, ऑफ एंटीथेसिस वेयर बाय टू देन कॉन्ट्राडिक्टरी क्वालिटीज आर प्रेडिक्टेड एट वंस. मीनिंग पूरा कंप्लीट आ गया. फिर भी डी ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं हम लोग. कॉन्ट्राडिक्टरी क्वालिटीज आर ऑफ एंटीथेसिस वेयर, नो ये नहीं हो रहा है, सी ही जा रहा है. राइट सेंटेंस के अरेंजमेंट में सी आ रहा है, तो हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाता है? सी, आर पी एस क्यू. नाउ क्वेश्चन नंबर 60. एंड मार्बल दे दस मॉक हिम. And marble, they thus mock him. People talk of memorials to him in status of bronze and belie his message. And marble, कुछ होना चाहिए इससे पहले. P जो है सब्जेक्ट नहीं है, काटते हैं सबसे पहले P वाले ऑप्शंस को. कटिए. देन स्टार्टिंग विथ दो है जो Q से स्टार्ट है और एक है जो R से स्टार्ट है. सी, हिम इन स्टेटस ऑफ ब्रोंज नहीं होगा. He is in status, sorry, him in statues of bronze नहीं होगा ये, तो इसीलिए ये वाले को भी काटते हैं. बचता है अपना दो ऑप्शंस. Q से स्टार्ट है दोनों, R से सिर्फ Q R के बाद P S का हम लोग को सिर्फ देखना है. People talk of memorials to him in statues of bronze and marble, they thus mock him and belie his message. See, bronze and belie his message नहीं होगा. दो एलिमेंट का नाम दे रहे एक साथ ना, bronze and marble. They thus mock him and belie his message. Then Q R P and P S. Q R P S किस में आ रहा है? हम लोग का C ऑप्शन में आ रहा है. Then means C is the right answer. ओके, नेक्स्ट पोर्शन हम लोगों का स्पॉटिंग एरर्स है. आई थिंक वीडियो ये वाली भी काफ़ी लंबी हो गई है. हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्पॉटिंग एरर्स करेंगे. यहीं पे हम लोग वीडियो को फिनिश करते. आज भी अनफॉर्चुनेटली 30 क्वेश्चंस ही हो पाए हैं. मेरी ट्राई थी कम से कम हाफ मैं कर दूं ताकि और एक वीडियो में ये कंप्लीट हो जाए, बट अनफॉर्चुनेटली आज फिर वीडियो बड़ी हो गई है और ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा. तो काइंडली आप लोग इसे भी देख लें. ये पार्ट 2 है. मैं ट्राई पूरी करूँगी कि पार्ट 3 में ये कंप्लीट हो जाए, लेकिन जल्दबाजी करके आप लोगों को एक ही वीडियो बना करके देना ये मुझे सही नहीं लगता है. कि पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ दूँ तो ज़्यादा सही रहेगी, बच्चे संभल करके देख पाएंगे.
और समझ पाएंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया जाता है और कहाँ पे वो लोग मिस्टेक करके आए हैं। ये भी जो बच्चे एग्ज़ाम दिए हैं वो समझ सकते हैं कि इस तरीके से अगर वो लोग इसको कोशिश करते तो हो सकता था। ये भी एक तरीका है सॉल्व करने का। एक होता है पूरी सेंटेंस को पढ़ करके उसको सिर्फ अपने से रीअरेंज करना, और एक होता है एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना। जो बच्चे इंग्लिश में थोड़े वीक होते हैं उनके लिए ये मेथड जो है बहुत ज़्यादा वर्क करता है। सो काइंडली अगेन मैं यही कहूँगी आप लोग ये वीडियो देखें और साथ में शेयर भी करें, बार बार देखें ताकि अच्छे से लर्न कर पाएँ और इस तरीके के क्वेश्चंस को फिर से सॉल्व भी करें। ये पेपर तो सॉल्व मैं ही करवा दे रही हूँ, लेकिन अगर आप लोगों को मॉक पेपर्स मिल जाते हैं तो उसको भी आप लोग सॉल्व करें, इसी तरीके के मेथड को यूज़ कर रहे। अगर कुछ प्रॉब्लम्स होती है तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करें, क्वेश्चंस भी डाल करके आप लोग कमेंट कर सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम होगी मैं दूसरी वीडियो जब बनाऊँगी तो उसमें वो प्रॉब्लम्स को आप लोगों का सॉर्ट आउट कर दूँगी। शेयर करना ना भूलें और अपने चैनल्स को लाइक कर दे, इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल्स को सब्सक्राइब कर दे। एंड थैंक यू सो मच फॉर दी वॉचिंग। होपफुली आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।